गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? क्रेजी ट्रिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ कि आपका परिवार भी बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही खुश हो। चलिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। प्रोफेसर यशपाल समती 1992-1993 ये क्यों आया था और इसका क्या उद्देश्य थे, इसकी क्या प्रमुख सिफारिशें थी, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में हम पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों आया था, इसका आने का मकसद क्या था, क्यों इसे सरकार जो मंत्रालय थे इसे क्यों लेकर आना चाहते थे। तो ये इसलिए आया था क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर जो पुस्तकों का बोझ, जो वस्तुओं का बोझ बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए आया था। ठीक है, यानी बच्चों का क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, वस्तुओं का बोझ और दिन प्रतिदिन पुस्तकों का बोझ जो है बढ़ता जा रहा था। और पाठ्यक्रम को इसीलिए ये बनाया गया कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर एक राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम हो, ऐसा तैयार किया गया था इस समिति के अनुसार। और जो है शिक्षा के स्तर यानी सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो छोटी कक्षा के लोग थे, छोटी कक्षा के विद्यार्थी थे, उनके ऊपर जो बस्ते का बोझ बढ़ रहा था उनको कम करने के लिए ये बनाया गया था। और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोफेसर यशपाल समिति की गठन किया गया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-1993 यानी 1992-93 में क्या बात कही गई है। देखिए, प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-1993, ठीक है, 1992-93 भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई। यानी भारत सरकार के जो मानव संसाधन मंत्रालय ने 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार की समिति बनाई। इस समिति में देश के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया। यानी जो ये समिति बनाई गई थी, इसमें देश के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया था। अध्यक्ष जाने माने वैज्ञानिक व शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल समिति को बनाया गया। यानी जो अध्यक्ष इसके प्रोफेसर यशपाल समिति जो बनाए गए थे, ये जाने माने वैज्ञानिक व शिक्षाविद थे। ठीक है, इनको शिक्षाविदों ने इनको प्रोफेसर यशपाल समिति को बनाया। उसके बाद देखिए, यशपाल समिति की प्रमुख सिफारिशें ये थी कि बच्चों के रूप यानी ऊपर जो पुस्तकों तथा वस्तुओं का बोझ था उसे कम करने हेतु सुझाव दें। यानी यशपाल समिति जब इसका गठन किया गया तो इनका प्रमुख सिफारिश थी कि बच्चों के ऊपर जो पुस्तकों का बोझ, बच्चों के ऊपर जो वस्तुओं का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा, उसको कम करने की सुझाव दिया गया। इन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन बच्चों के ऊपर वस्तुओं का बोझ बढ़ रहा है, पुस्तकों, जिससे बच्चों के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। उनकी दबाव को कम करने के लिए इन्होंने ये सुझाव दिया। और क्या कहें इन्होंने, तथा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर यानी सभी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर, जो सिलेबस थे उनको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। यानी इन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा आप पाठ्यक्रम तैयार कीजिए, ताकि उनका बस्ते का बोझ पुस्तकों का बोझ दिन प्रतिदिन कम हो और उनका जो मानसिक विकास कहीं ना कहीं जो दबाव वस्तु के ऊपर और जो पुस्तकों के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इससे कुछ कम हो जाएगा, जिससे बच्चों का जो मानसिक विकास है, जो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, धीरे धीरे वो सुधर जाएगी और शिक्षा का स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। उसके बाद देखिए, प्रोफेसर यशपाल समिति के उद्देश्य। प्रोफेसर यशपाल समिति के क्या उद्देश्य थे? शिक्षा के सभी स्तरों पर, यानी जो शिक्षा का सभी स्तर है, विद्यार्थी विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाली बोझ को कम किया जाए। यानी शिक्षा के सभी स्तर, चाहे वो छोटी स्तर हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो,
चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, इन सभी को जो आप एक यानी आप सिलेबस निर्धारित कर किए हैं, उन्हें आप छोटी कक्षा के लिए या बड़ी कक्षा के लिए जो भी है उनको पहले सिलेबस आप निर्धारित यानी पाठ्यक्रम को निर्धारित कीजिए कि हाँ इनका रूप कैसा होना चाहिए। और सबसे पहले इन्होंने विशेष कर ध्यान जो छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान की जाने यानी पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाली बोझ को कम किया। यानी जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी थे, जैसे एनएस के विद्यार्थी होते हैं, एलकेजी के विद्यार्थी होते हैं, वन के विद्यार्थी होते हैं, तो इनको क्या है धीरे धीरे जो है बस्ते का बोझ बढ़ता हुआ चला जा रहा था और उनको जो है पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, उन्हीं को ये बात कहें कि आप पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए, लेकिन जो बैक स्तर यानी जो आप पाठ्यक्रम है उसको कम कीजिए। आप उतना ही सिलेबस रखिए जिससे बच्चे जो है आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, वही बात कही गई है। उन्होंने विशेषकर छोटी कक्षा पे ध्यान दिया। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधार लाया जाए, यानी साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता यानी शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, इन्होंने इस बात पर भी विशेष ध्यान दिए। उसके बाद देखिए ये प्रोफेसर जो इस बार समिति के मुख्य सुझाव एवं रिपोर्ट क्या थे, इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उनमें क्या थे मुख्य पॉइंट, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की स्कूल बस्ते का औसत भार 4 किलो के लगभग हो। यानी इन्होंने कहा कि जो पब्लिक स्कूल यानी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का जो स्कूली बैग है यानी स्कूली बस्ता है उसका कम से कम जो भार होना चाहिए 4 kg का होना चाहिए, 4 किलोग्राम का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तक ना हो। इन्होंने कहा कि अगर प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें विज्ञान मत शामिल कीजिए कि क्योंकि बच्चे को वैज्ञानिक रूप तुरंत वैज्ञानिक बनाना नहीं है, बच्चे को पहले पढ़ाई के स्तर को समझाना जरूरी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये बात महत्व की थी कि बच्चे को विज्ञान की पुस्तक अभी मत दिया जाए, बाद में जैसे ही और ऊंचे स्तर पे जाएगा और जैसे ही और बड़े स्तर पे क्लास करेगा तो वो धीरे धीरे आप विज्ञान को शामिल करेंगे, वो खुद ब खुद सीख जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, भारत भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना। यानी इन्होंने यही बात कहा है कि जो भाषा है जो उनका सब्जेक्ट जीवन से, आप जब बच्चे के जीवन से जोड़कर बताएंगे तो वो काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएगा। क्योंकि जब आप बच्चे के इन्वायरमेंट से, जब बच्चे के वातावरण से किसी भाषा को जोड़ते हैं तो वो जल्दी से उस चीज़ को सीख जाएगा। जैसे हमने आपको बार बार एग्जाम्पल देते हुए शुरू से ही चले आ रही हूँ कि यही बात कह रहे हैं कि हाँ अगर बच्चे का भाषा जैसे कि इन्वायरमेंट में जैसे जिस हिसाब में वो पला बड़ा है, आप उसका उदाहरण दीजिए कि कैसे पेड़ है। देखिए पहले बीज होता है, बीज को आप बोते हैं तो क्या होता है, तो पौधा बनता है, पौधे से क्या बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ से क्या देता है, हमें छांव देता है या फल देते हैं। इससे क्या उसके जीवन से वातावरण से जोड़ कर पढ़ाइए। ठीक है, वो क्योंकि वो बच्चा इतना तो जानता है कि हाँ हमारे वातावरण में क्या, वो समझ लीजिए बंदर को देखा है, बंदर के बारे में आप समझा रहे तो बंदर को देखा है, एप्पल को जानता अच्छे से जानता है, मैंगो को जानता है अच्छे से जानता है, लेकिन आप उसके जीवन से जोड़ कर पढ़ाइए। उसको वो सब सीखने की जरूरत नहीं है, बस उसको बताने की जरूरत है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, गणित को रटने के बजाय समझाना। कक्षा 6वीं से कक्षा 8 तक स्वतंत्रतावाद की इतिहास पढ़ाया जाए। इन्होंने कहा कि गणित को रटने की बजाय समझाइए। आप गणित के रटने पर जोर मत दीजिए, बल्कि उसको समझिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो उसे बार बार समझाइए। जब बार बार आप समझाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे को जो है गणित भी काफ़ी अच्छी लगने लगेगी और वो गणित को अच्छे से रटने की बजाय समझना सीख जाएगा। और उन्होंने ये भी बात कही कि अगर 6 का विद्यार्थी है तो कक्षा 6 में अगर पढ़ा कोई तो कक्षा 8 तक आप इतिहास को पढ़ाइए, वो भी स्वतंत्रता की बात बताइए उसे इतिहास में कि हाँ हमें आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी से हम लोग क्या सीखते हैं, आज़ादी से हमारे अंदर एकता कैसे डेवलपमेंट हुई है, आज़ादी से हमारे देश में कितने लोग अपनी जो जान दे दिए हैं, कितने लोग जो कुर्बानियाँ दे दिए हैं, तो उन्हें हमें उनकी हमें सम्मान करनी चाहिए। ठीक है, ये सब बात आप उन्हें समझाइए, इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास यही सब सिखाता है हमें कि हाँ आज़ादी 1957 की क्रांति कब हुई। ठीक है, ये सब जब आप बताएंगे धीरे धीरे तो बच्चों को हर बात समझ में आती हुई चली जाएगी और वो अपने देश से काफ़ी प्रेम करने लगेगा और जो लोगों के बीच में भेदभाव है वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए
स्कूलों को अत्यंत खराब हालत, शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का बोझ शहर से ग्रामीण भारत तक फैले। यानी उन्होंने यही बात कही है कि स्कूलों का जो अत्यंत खराब हालत है, क्योंकि शिक्षकों की अनुपस्थिति है खासकर इसका। अगर किसी स्कूल का बुरी हालत है तो शिक्षकों की अनुपस्थिति है, वो प्रेजेंट नहीं है उस समय, ठीक है, शिक्षक, जिससे जो है दिन पर दिन स्कूलों की हालत जो है बिगड़ती हुई चली जा रही है। और इन्होंने ये भी बात कही है बीच में कि जो पाठ्यक्रम का बोझ है, यानी पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाए, वो सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे ग्रामीण पूरे भारत में फैले, ठीक है। यही बात कही गई है कि पाठ्यक्रम का बोझ शहर से ग्रामीण भारत तक फैले, ठीक है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए हमारा 6 पॉइंट क्या है कि अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों आदि के कारण बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इन्होंने कहा है कि अगर आप अत्यधिक यानी बहुत अधिक बड़ी कक्षाएं जो हैं, अगर उसमें भारी पाठ्यक्रम यानी कठिन पुस्तक आप वहाँ पर दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठ्यक्रम दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर एक दबाव आ जाती है, ठीक है। बच्चों के अंदर जब दबाव आ जाती है, बच्चों के ऊपर दबाव पड़े, तो उसका जो व्यक्तित्व है उसका विकास नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे छूटता हुआ चला जाता है। वो अपने आप को खुद नहीं समझ पाता है, वो अपने आसपास के लोग को नहीं समझना धीरे धीरे चालू कर देता है, क्योंकि जानते हैं जब सिलेबस आपका एकदम इक्वल आपके बराबर होगा, यानी बच्चों के अनुसार होगा, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझेगा और धीरे धीरे जो होता है उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, उसका नैतिक विकास होगा और उसका जो है संज्ञानात्मक भी सारा डेवलपमेंट उसका जो है यानी सार्वभौमिक तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 7वां पॉइंट क्या कहा गया है, स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों, यानी स्कूल में जाने वाले अधिकतर बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर, कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत हो। यानी इन्होंने कहा कि स्कूल में जाने वाले अधिकतर बच्चे को क्या लगता है कि जैसे जब वो स्कूल धीरे धीरे लगातार हो जाते हैं, तो बच्चों को स्कूल की शिक्षा शुरुआत में क्या होती है, नीरस लगता है, ठीक है, बोझिल लगता है, वो अपने आप वो स्कूल की शिक्षा को बोझ समझने लगता है, रुचिकर लगता है, उसको कोई रुचिकर नहीं रहती है, कटु अनुभव प्राप्त होता है। इन सभी को धीरे धीरे आप तभी खत्म कर सकते हैं जब जो है एक आप अच्छे पाठ्यक्रम का अच्छे से चयन कर सकते हैं, बच्चे के अनुसार अगर करेंगे, बच्चे के मस्तिष्क के अनुसार, यानी बच्चे के अनुसार, जब बालक के अनुसार आप शिक्षा देंगे तो क्या होगा, बालक के अनुसार जो है पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित करेंगे और बस्ते का बैग जो है सिर्फ यानी धीरे धीरे कम करेंगे, तो उससे बच्चे को जो है जो नीरस उसके अंदर जो शिक्षा के प्रति जो नीरस लगता है वो धीरे धीरे खत्म होगा, बोझिल जो लगता है वो भी खत्म होगा। अरुचिकर को आप रुचिकर बनाइए, पाठ्यक्रम जो है जहाँ अरुचिकर है, ज्यादा पाठ्यक्रम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है उसे इतना पाठ्यक्रम आप दीजिए उस कक्षा के अनुसार, यानी आप जो है क्लास के अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित कीजिए, जिससे बच्चे को अरुचिकर के बजाय रुचिकर लगे, ठीक है, वो अपने आप को अच्छा अनुभव प्राप्त करे, उस शिक्षा के प्रति उसकी रुचि जागृत हो। यही सब बात क्या हमारी प्रोफेसर यशपाल समिति में कही गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा और मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे अब हम लोग का जो ये हमने आपको पढ़ाया, धीरे धीरे आप लोगों का ये भी धीरे धीरे आपको समझ, यानी आपको हर क्षेत्र में काम आएगा। जो हमने प्रोफेसर यशपाल समिति पढ़ाई हैं या एनसीईआरटी 2005 पढ़ाए हैं, ये आपको सीटेट में भी काम आएगा, टेट में भी काम आएगा, रेट में भी काम आएगा, केबीएस में काम आएगा, आपको हर क्षेत्र में काम आएगा। तो आपको यहाँ से कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में और आप अच्छे लाइन पे जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कल मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए कल आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी। इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और आज के लिए आपका दिन काफ़ी अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।